नमस्कार, स्वागत है आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पार्ट 4 में। पार्ट 3 तक आपने, मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपका वैल्यू एडिशन भी होगा। उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। सो फर्स्ट है लेफर कर्व, मैंने इसकी बात भी करी थी। देखिए, एक बेसिक थ्योरेटिकल कर्व है कि आप जो रेवेन्यू है स्टेट का, जो टैक्सेस से रेवेन्यू आता है, वो टैक्स रेट्स इंक्रीज करने में इनिशियली तो बढ़ेगा, बट आफ्टर अ पॉइंट ये टैक्स रेट्स बढ़ाने पर ये घटना शुरू हो जाएगा। दैट्स द बेसिक कंसेप्ट। सो इट लिंक्स एवरेज टैक्स रेट्स टू टोटल टैक्स रेवेन्यू। इनिशियली हायर टैक्स रेट्स इंक्रीजेस रेवेन्यू, बट बियॉन्ड अ पॉइंट फर्दर इंक्रीज रिड्यूसेस रेवेन्यू। ठीक है, स्पेशली अगर सोचिए इनकम टैक्स 50-60% कर दिया जाए सभी का, तो क्या होगा? टैक्स कई लोग तो छुपाएंगे, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जीएसटी पे भी पड़ेगा, क्योंकि लोग खर्च नहीं करेंगे उतना। कई लोग देश छोड़ के ही भाग जाएंगे, वो सारी चीज़ें तो अलग है, लेकिन लोगों का कंजप्शन बहुत कम हो जाएगा, और ये कई सारी चीज़ों पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर डालेगा। सो हायर टैक्स रेट डिस्करेज पीपल फ्रॉम वर्किंग, इन्वेस्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग। कई सारे लोग तो नौकरी छोड़ देंगे, भाई कुछ बच ही नहीं रहा तो क्या करें लोग। द कर्व बिकेम एन आइकन ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स हमेशा इस लेफर कर्व की बात करिए। Some economists argued governments could raise more revenue by cutting tax rates। कि जो टैक्सेस से रेवेन्यू आ रहा है, आप टैक्स कम कर दो, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। ये कई सारे इकोनॉमिस्ट का आर्ग्यूमेंट रहा है। खैर भाई, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं, एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट मेरा है कि अगर उस टैक्सेस के बदले में उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो भी आदमी टैक्स ज़्यादा भरता है। दिस आर्ग्यूमेंट वॉज यूज इन द 1980s बाई डोनाल्ड रीगन यूएसए, मार्गरेट थैचर यूके। ठीक है, इन्होंने टैक्स रेट्स काफ़ी कम किए थे, इकोनॉमिक बूस्ट आया था उनके टाइम में। अदर्स बिलीव मोस्ट कंट्रीज वर स्टिल ऑन द अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ द कर्व, कि अभी टाइम है, वो अभी यहीं है, वे अभी बढ़ाने दो। लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस मेड इट हार्ड टू लोकेट कंट्रीज ऑन द कर्व। आफ्टर रीगन एरा टैक्स कट, यूएस टैक्स रेवेन्यू इनिशियली फेल। इनिशियली वो गिरा ही था। यूएस टैक्स रेट्स वर ऑलरेडी लो कंपेयर टू मैनी यूरोपियन कंट्रीज, इसलिए सम यूरोपियन कंट्रीज में स्टिल बी एट अ पॉइंट वेयर टैक्स कट्स कुड रेज रेवेन्यू, ये आज भी माना जाता है। अब नियो लिबरलिज्म। ठीक, नियोलिबरलिज्म इज अ 20th century policy framework rooted in less fair liberalism. It seeks to transfer economic control from public to private। जो हमारे इंडिया में आज के टाइम में जो करंट गवर्नमेंट है, उनकी लगभग यही पॉलिसी। ठीक है, हालांकि ये जब बीजेपी की गवर्नमेंट, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे थी, तो उनका एक प्रॉपर डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी। आज की गवर्नमेंट की वो चीज़ नहीं है। अभी तो खैर गठबंधन में है, पहले भी जो 2 दशक तक, वो 2 दशक कह रहा हूँ, 1 दशक तक वो रहे, तो वैसी कोई मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई। सो एडवोकेट्स लेस गवर्नमेंट एंड मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, जो ओपनली करते हैं। सपोर्ट्स फिजिकल ऑस्टेरिटी, सब्सिडी रिडक्शन, टैक्स रिफॉर्म्स एंड डी रेगुलेशन। अच्छा, ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हो भी नहीं सकती इंडिया में। सब्सिडी रिड्यूस करें, आप मार्केट को पे छोड़ दें, यानी गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में ज़्यादा मतलब इंटरफेयर नहीं करे, सब्सिडीज उतनी ज़्यादा ना दे। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी से मार्केट को इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा ना करे, उसे मार्केट इकोनॉमिक्स पे छोड़ दिया जाए। इनकरेजेस फ्री ट्रेड, रिड्यूस्ड प्रोटेक्शनिज्म, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस। जैसे मैंने कहा, मिनिस्ट्री बनाई नहीं गई है। बिलीव सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू ह्यूमन प्रोग्रेस, की अपने आप जो फैक्ट्री लगेंगी, जैसा कि उन्होंने बोला कि भाई जियो आया, उससे लोगों को नौकरियां मिली, डिजिटल कई सारी नौकरियां क्रिएट हुई। और भी कोई एक अगर कोई फैक्ट्री डालता है तो वो कई लोगों को नौकरी देता है, और कोई भी एक फैक्ट्री वो दूसरी फैक्ट्री के लिए भी मदद करती है ना। कि मान लीजिए कार बनाने की आपने फैक्ट्री डाली, तो कार बनाने के लिए आपको कई सारे पार्ट्स चाहिए होंगे, कुछ नहीं तो भाई आपको स्क्रूज चाहिए होंगे, तो उसके लिए एक अलग से फैक्ट्री लगेगी। आपको रिम चाहिए होगा व्हील का, उसके लिए एक अलग फैक्ट्री लगेगी। सो आप एक पूरा इकोसिस्टम के लिए जगह देते हैं।
represents a key a shift from the post-war Keynesian consensus 1945 to 1980. सिंपल फैक्ट्स आपको डाल दिए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा माथा पच्ची नहीं, एक बार निगाह मार लो बस. एसोसिएटेड विद पॉलिसीज ऑफ मार्garet थैचर एंड रोनाल्ड रीगन, अभी बताया था. क्रिटिकल लिंक्स लिंक नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन टू 2008 फाइनेंशियल. क्रिटिक्स लिंक न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन टू द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस. वो जो हाउसिंग वाला क्राइसिस, अगर उनका सिंपल सा मानना ये था कि अगर ये चीज़ नहीं होती कि आप मार्केट पे नहीं छोड़ते, तो हाउसिंग क्राइसिस से जो फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा बना वो नहीं बनता. क्यों? क्योंकि फिर वो हाउसिंग क्राइसिस या तो हाउसिंग सेक्टर तक ही रहता, या वो अमेरिका तक रहता भाई, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो वो अमेरिका के हाउसिंग क्राइसिस से लिंक होके वो पूरे दुनिया में हुआ क्या, जो हाउसिंग लोन्स बहुत ज़्यादा बांटने शुरू कर दिए, और उन लोन्स को एक एम बी फाइनेंस में लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ कि ठीक है, उनके एक तरीके से कार्ड सब बिट्स एंड पीसेस बना बना के उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में वो सेल करने शुरू कर दिए, और यहाँ लोन्स बांटे जा रहे हैं, वहाँ वो सेल कर. अब यहाँ पे लोन का रीपेमेंट हो नहीं पाया, उम्मीद थी हो जाएगा, तो वो दूसरे जो मार्केट्स जिन्होंने खरीदा उस लोन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन एमबीए फाइनेंसिस के बदौलत, तो उस दिक्कत में उनका भी लॉस हो गया, क्योंकि उन सबका कोर क्या था कि वो लोन रीपे होंगे, लोन रीपे हो नहीं पाए. ठीक, तो वहां एक क्राइसिस आई, तो उससे दूसरे सेक्टर्स में धीरे 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 क्राइसिस आती चली गई और पूरा मार्केट डूब गया. Differs from liberalism. Liberalism is broader, neoliberalism focuses on markets. एक डिफरेंस इसमें देखिए, सिंपल ये है कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स आप रखो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी. क्रिटिसिज्म इंक्लूड इनइक्वालिटी आएगी, लॉस ऑफ सोवरेनिटी आएगी, लेबर कैजुअलाइजेशन होगा, लेबर को भाई सही चार्जेस नहीं मिलेंगे, ये स्पेशली जो कम्युनिस्ट होते हैं वो ये बात बोलते हैं. एंड एनवायरमेंटल हार्म, ये तो खैर सच है, ये सच है. अब ग्रेशम लॉज, ग्रेशम लॉ कहता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी. मतलब समझते हैं, एक सेकंड हैंड गाड़ियों का मार्केट है, ठीक, सेकंड हैंड गाड़ियों के मार्केट में आप कार सेल करने गए, आपकी कार बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर जो है वो सब बेकार कंडीशन वाली कार है, तो उस चक्कर में वहाँ पे जो आ रहा है वो उसी टाइप का प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है. आप ज़्यादा रेट मांगेंगे तो आपको ज़्यादा रेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई उसके बीच में आपकी कार छुप जा रही है. तो आप फिर उस मार्केट में जाके अपनी गाड़ी बेचने के बजाय आप अलग से अपने आप ढूंढेंगे, या तो फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को वो कार देने की. दैट इज ग्रेशम्स लॉ, कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, क्योंकि खराब क्वालिटी कार्स उस मार्केट में ज़्यादा है, उस मार्केट की आइडेंटिटी वो बन चुकी है, तो उसमें जो गुड भी होगा ना वो भी धीरे धीरे उस मार्केट को लीव करके यानी छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि द मेजोरिटी इज ऑफ बैड ओनली. वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक लॉज, named after Sir Thomas Gresham, advisor to Queen Elizabeth I. When good and bad money circulate together, people hoard good money. ठीक, गुड मनी अपने पास रखते हैं, ठीक है. लो क्वालिटी मनी सर्कुलेशन में बना रहता है. जैसे कि सिंपल आपके पास दो तरीके की आ जाए, कि सोने का सिक्का और भाई 100 रुपये का नोट, ठीक, और दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी सोने का सिक्का 100 रुपये का है, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, वैसे बहुत ज़्यादा है, तो वो मान लीजिए इक्वल है $100 बिल ले लीजिए भाई, नहीं आप पे रुपये पचाया जा रहा, तो बेसिकली 100 का एक नोट और यहाँ सोने का सिक्का, तो आप सोने का सिक्का जमा करना शुरू कर देंगे, ठीक. उस नोट्स को आप सर्कुलेट कर, जबकि वैल्यू दोनों की एक है, क्योंकि आपके दिमाग में है कि नहीं यार सोने के दाम तो बढ़ेंगे, ये 100 रुपये का नोट है, इससे अभी खरीदारी सारी कर डालो, ये निकाल डालो, सो अब निकलेगा तो वो सर्कुलेट होगा ना मार्केट में, सो होर्डिंग होने लग जाएगी, क्या सोने के सिक्के सर्कुलेशन से बाहर होने लग जाएंगे और 100 के नोट बढ़ जाएंगे. ये है ग्रेशम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक. पीपल सेव गोल्ड एंड स्पेंड पेपर करेंसी, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कार वाले एग्जांपल से. अब हेयरफिंडाल एंड हेर्समैन इंडेक्स HHI, ठीक, मेजर्स मार्केट कंसंट्रेशन एंड मोनोपोली पावर. बेसिकली आपको मैंने कल एक टर्म बताया था एंटी ट्रस्ट,
सो जैसे मैंने कहा था उन टर्म्स के ऊपर ये नए टर्म्स बिल्ड होंगे। सो एंटी ट्रस्ट इकोनॉमिस्ट इस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि मार्केट शेयर जो है उसके बेसिस पे किया जाता है कि क्या मोनोपोलीज बन रही हैं, जैसा कि ऑब्वियसली आज के टाइम में मोनोपोलीज एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली डिजिटल उसमें मेटा की मोनोपोली है, फेसबुक मार्क जकरबर्ग की, ठीक है। इलॉन मस्क एक अपनी अलग मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। गूगल की एक मोनोपोली है, एप्पल की एक मोनोपोली है, ठीक। कैलकुलेटेड बाय स्क्वायरिंग मार्केट शेयर्स एंड समिंग देम। 100 equal firms give HHI of 100, near perfect competition. 4 equal firms give HHI of 2500, perfect oligopoly, oligopoly जिसमें 4 एक साथ हो. Higher HHI indicates greater concentration. Simple to calculate but depends on correct market definition. ये एक इसका फ्लॉ है कि मार्केट डेफिनेशन आपकी अगर गड़बड़ है तो ये उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हाई एचएसआई डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई टू मार्केट पावर इन कंटेस्टेबल मार्केट। मान लीजिए कोई नया मार्केट क्रिएट हुआ है, उसमें तो ऑब्वियसली एक ही प्लेयर होगा। जैसे इंडिया में मान लीजिए सैटेलाइट बेस्ड कोई आ जाए इंटरनेट, ठीक, एलॉन मस्क वाला आ जाए, ठीक है, स्टारलिंक। तो अब वैसा तो उसके सामने इंटरनेट के ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, बट वो सैटेलाइट वाला इंटरनेट देने के लिए तो नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसकी शुरुआत में मोनोपोली होगी। या जब इनिशियली कोई नया प्रोडक्ट आया था मार्केट में, एप्पल का फ़ोन आया था, टच स्क्रीन आया था, तो ऑब्वियसली इनिशियली टच स्क्रीन में तो उसको मोनोपोली थी, तो वहाँ पे आप इसको मेजर नहीं कर सकते इस तरीके से, वो डाटा गड़बड़ आएगा। बट हाँ, कोई पुराना मार्केट है, कोई एग्जिस्ट करता है, तो मोस्टली ये ओलिगोपोली ही निकल के आती है कि 3-4 कंपनीज हैं, उन्होंने साथ में मिलकर पूरा मार्केट कब्जा रखा है और वो नए कंपटीशन को आने नहीं दे रहे हैं, जो बेसिकली एंटी ट्रस्ट का इशू बनता है। गोल्ड स्टैंडर्ड, भाई गोल्ड स्टैंडर्ड सिंपल सा ये है, मैंने वही 100 रुपये को बैक कर दिया कि भाई 100 रुपये मतलब 0.1 ग्राम ऑफ गोल्ड या 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। ऑब्वियसली उतना नहीं कर सकते, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए कि 100 रुपये या नई करेंसी निकाल दी, 100 सोना या कुछ भी 100x 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड से बैक कर दिया कि आपका इतने का जो वैल्यू है, जो उस करेंसी का वैल्यू है, वो गोल्ड के वैल्यू के बेसिस पे रहेगा। जैसा गोल्ड का वैल्यू वैसा उस उतने का वैल्यू, वो क्योंकि वो उसके गोल्ड के क्वांटिटी से लिंक हो गया। जैसे 1 ग्राम गोल्ड 100 रुपीज़, तो वो उससे लिंक हो गया, तो 100 रुपीज़ की क्या वैल्यू होगी जो 1 ग्राम गोल्ड की, आप उसमें क्या क्या खरीद पाएंगे जो आप 1 ग्राम गोल्ड से खरीद पाते हैं। सो ये पहले काफ़ी कई सारी करेंसीज के साथ किया जा सकता था, वो किया जाता था, और स्पेशली डॉलर के साथ किया जाता था। इसी वजह से डॉलर इतना मजबूत करेंसी बना कि हर देश ने, क्योंकि डॉलर गोल्ड बैक था, तो अमेरिका ने कहा कि आप डॉलर बैक कर लो, जो नए डेवलपिंग नेशंस थे, तो कई सारे देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर बैक्ड कर दिया, और डॉलर जो है प्रोमिनेंट करेंसी तब से लेके आज तक इसी वजह से बना हुआ है। सो मॉनेटरी सिस्टम वेयर करेंसी इज बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व्स, करेंसी होल्डर कैन एक्सचेंज नोट्स एंड कॉइन्स फॉर गोल्ड, यानी मैं जाऊंगा 100 रुपये उनको बैंक आरबीआई को दूंगा, तो वो मुझे 1 ग्राम गोल्ड दे देंगे। है नहीं इंडिया में, ये एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, कभी चले ही जाओ 100 रुपये लेके, चाटा पड़ेगा 100 रुपये में, तुम 1 ग्राम गोल्ड मांगोगे। मोस्ट मेजर करेंसीज फॉलोड गोल्ड स्टैंडर्ड अंटिल 1914, हमारी आज़ादी से काफ़ी पहले। वर्ल्ड वॉर वन फर्स्ट डिसरप्टेड द गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक्स सब हिल गए थे। उतना अगर लोगों ने गोल्ड निकालना शुरू कर दिया था कि भाई ये रुपये रखो, हमको गोल्ड, तो हमें पेपर करेंसी नहीं चाहिए, तो अब इतना था नहीं क्योंकि खर्च हो गया है वो वॉर्स में, तो वहाँ पे चीज़ इश्यू आई। यूके रिटर्न्ड इन 1925 एंड एग्जिटेड इन 1931 अगेन। सिस्टम कोलैप्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन 1932 1933, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, पूरे मार्केट्स काफ़ी नीचे चले गए थे। यूएस लेफ्ट गोल्ड स्टैंडर्ड इन 1933 एंड पार्शियली रिटर्न्ड इन 34। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रेटन वुड्स लिंक्ड करेंसीज टू द यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर ने अपनी सुप्रीमेसी बनाई रखी और आज तक बनाई हुई है, ठीक है। हालांकि यूएस एंटेड डॉलर गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी 1971, तो ये चीज़ तो इन्होंने इसके थ्रू बना ली अंडर प्रेसिडेंट निक्सन, निक्सन फेमस प्रेसिडेंट है।
तो वो चीज़ उन्होंने रातों रात ख़त्म कर दी कि नहीं भैया, अब अगर सब मांगने लग गए, इतना गोल्ड हमारे पास है नहीं। तो वो थिन एयर वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने रील्स पे देखा होगा, वो वहाँ से जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब करेंसी छापते हैं और उस हिसाब से चलता है, वो किसी से बैक्ड नहीं है, वो कह लिए देश की जीडीपी से बैक्ड है। सो डॉलराइजेशन occurs when a country replaces its local currency with US डॉलर। बेसिकली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी दूसरे देश के हाथ में देना है, यानी अमेरिका के हाथ में देना है। कैन बी ए डेलिबरेट गवर्नमेंट पॉलिसी और मार्केट ड्रिवन आउटकम, दोनों हो सकता है कि भाई मार्केट ऐसा था तो ये करना पड़ा, डेलिबरेट गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, दोनों चीज़ें इसमें संभव है। हालांकि अगर कोई गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं नहीं नहीं हम पे कोई दबाव नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मतलब उन पे दबाव है। often happens during economic instability or loss of confidence in their own currency. डॉलर इज परसीव्ड एज मोर स्टेबल देन लोकल करेंसी, और जो कि है भी, दुनिया की लगभग हर करेंसी से के मुकाबले डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ट्रम्प के आने के बावजूद, मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल इंसान बैठा तब भी डॉलर काफ़ी हद तक स्टेबल है। एलिमिनेट्स डिवेल्युएशन रिस्क एंड लोअर्स बोरोइंग कॉस्ट। मेजर ड्रॉबैक इज लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी गई अमेरिका के हाथ में, भाई आरबीआई कंट्रोल करता है ना, जब आरबीआई रुपए छापता है, अब आप वो सारी पावर्स दूसरे देश को दे देंगे अगर आप उनकी करेंसी अडॉप्ट कर लेंगे। इंडियन रुपये भी पहले कई सारे देश यूज़ करते थे, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे डिवेल्यूएशन किया गया रुपये का तो उससे उन्हें लॉस हो गया, तो इसलिए उन्होंने अपनी करेंसी बना ली। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से थे वो देश। इंटरेस्ट रेट सेट बाय यूएस फेडरल रिजर्व में नॉट सूट लोकल इकोनॉमी, ये किसका ड्रॉबैक है। डॉलराइजेशन में बताई चूँ क्यों हुआ था। अब इलास्टिसिटी देखो, इलास्टिसिटी सिंपल सी चीज़ है, रिएक्शन बेसिस पे measures responsiveness of one variable to changes in another. Price elasticity measures response of quantity to price changes. मतलब कितना खरीदा जा रहा है उसके प्राइस इलास्टिसिटी ये तय करेगी कि कितना खरीदा जा रहा है, अगर उसके प्राइस बढ़ जा रहे हैं या घट जा रहे हैं। कई प्रोडक्ट्स की एक लिमिटेड ही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उन पर फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जो डेली नीड्स के हमारे हैं, ठीक, सॉल्ट, शुगर डेली नीड का है, बहुत ज़्यादा अंतर उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, सब्जियां डेली नीड की, बहुत ज़्यादा अंतर, हाँ एक स्पेसिफिक सब्जी कोई बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई तो हाँ ऑब्वियसली, या आलू प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए तो उसमें ऑब्वियसली हो सकता है। बट ज़्यादातर जो डेली नीड्स के हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है प्राइस का। आलू प्याज तो एक वो होर्डिंग वाली वो चीज़ अलग है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिना भी काम चल जाता है, तो उसमें प्राइस के मुकाबले उनके खरीदारी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, जैसे स्पेशली कार्स, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, व्हीकल्स पे, होम्स, जो हाउसिंग होती है, हाउसिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है प्राइसेस से। इफ क्वांटिटी चेंज एक्सीड्स प्राइस चेंज, डिमांड इज इलास्टिक। इनकम इलास्टिसिटी मेजर रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू इनकम चेंज। इनकम बढ़ने से डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, ऑब्वियसली मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, मैं कोई प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदूंगा, तो मार्केट पे ओवरऑल क्या असर पड़ रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स पर असर पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेजर होती हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक, कि सपोज वी कैन से ईयरबड्स टू एंड फोन, है ना, जो आपके ईयरफोन अलग से आप ले रहे हैं, क्योंकि पहले तो साथ में आते थे, वो साथ में आता था, अब तो सब चार्जर तक अलग अलग आता है, तो खैर वो उनके रिलेटेड गुड्स के आप उस पर मेजर कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट शो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्स शो नेगेटिव। लास्ट टॉपिक, फुल एम्प्लॉयमेंट। सो इसका मतलब क्या है कि सबके पास जॉब है, नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है जो सभी जॉब करना चाहते हैं उन सभी के पास जॉब है। डज नॉट एम्प्लॉय जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। सम पीपल आर वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड, कुछ लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, भाई रिटायर होना चाहते हैं, या है इतना कि नहीं करना भाई, या हमारा मन नहीं है कहीं को साधु बनना, संन्यास लेना है, तो आप जबरदस्ती थोड़ी कहोगे कि आप काम करो। तो लेकिन जितने लोग इच्छुक हैं काम करने के, उन सभी के लिए
काम है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट। अच्छा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ कि मैं एक कंपनी में काम करता था, मैंने छोड़ दिया, अब मैं दूसरी कंपनी ढूंढ रहा हूँ, किसी कारणवश छोड़ दिया, अब मैं दूसरा सेक्टर ढूंढ रहा हूँ, दूसरी कंपनी ढूंढ रहा हूँ, या कुछ दूसरा लाइफ के साथ एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, काम करना है मुझे, बट क्या करना है अभी वो डिसाइड नहीं किया, या वो डिसाइड कर लिया तो अभी मैंने वो पिन पॉइंट नहीं किया कि ओके किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी, जो भी। सो दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्क एट द मार्केट वेज। Government aims for full employment. Unemployment is really pushed by Nairu. Nairu क्या है कि unemployment rate below which inflation accelerates. देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। नायरू पैरू क्या है उसमें, सिंपल सी चीज़ रखिए कि एक रेट के बिलो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, तो भी महंगाई बढ़ेगी, यानी सबके पास पैसा होगा तो भी महंगाई बढ़ेगी, सबके पास पैसा नहीं होगा तो भी महंगाई बढ़ेगी। सो एक बैलेंस हर गवर्नमेंट रखने की कोशिश करती है। हालांकि गवर्नमेंट का पहले कि वो पहले इंडियन सेंस में बोल रहा हूँ मैं, सब कि फुल एम्प्लॉयमेंट के नज़दीक जाए, उसके बाद ये बैलेंसेस क्रिएट करे। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।